भारतीय इतिहास के ये 5 गद्दार कभी भुलाए नहीं जा सकते। 5वां नाम सुनकर भौचक्के रह जाएंगे आप। ईसा पश्चात में इस्लामिक आक्रमणकारी भारत में आने शुरू हुए और 1600 में अंग्रेज व्यापार के नाम पर भारत आए, जिस कारण भारत लगातार विदेशियों के निशाने पर था। बेशक भारत पूर्ण गुलाम कभी न हुआ और कभी कोई क्षेत्र गुलाम होता था तो कभी कोई आजाद भी करवा लिया जाता था, मगर दौरान विदेशियों को समर्थन मिला भारत के अंदर छिपे बैठे कुछ गद्दारों का, जिन्होंने अपना जमीर गिरवी रखकर अपने ही देश के साथ गद्दारी की। कहा जा सकता है कि अगर ये गद्दार न होते तो आज भारत का इतिहास गुलामी की जंजीरों की बजाय समृद्धि की कथा कहता। इन्हीं में से 5 गद्दारों के बारे में आज हम जानेंगे। 1. जयचंद। जब जब इतिहास के पन्नों में राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाता है तब तब उनके नाम के साथ एक नाम और जुड़ता है, वो नाम है जयचंद। किसी भी धोखेबाज, गद्दार या देशद्रोही के लिए जयचंद का नाम तो मानो मुहावरे की तरह प्रयोग किया जाता है। साथ ही जयचंद को लेकर तो एक मुहावरा खूब चर्चित है कि जयचंद तुमने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को लाकर हिंद में आबाद कर दिया। बता दें कि जयचंद कनौज का साम्राज्य का राजा था। बेशक पृथ्वीराज चौहान और राजा जयचंद की दुश्मनी बहुत पुरानी थी और उन दोनों के बीच कई बार भयंकर युद्ध भी हो चुके थे। बावजूद इसके पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह रचाया था, मगर जयचंद अब भी अंदर ही अंदर पृथ्वीराज को दुश्मन मानता था और मौके की तलाश में रहता था। एक बार जयचंद को पता चला कि मोहम्मद गौरी भी पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेना चाहता है। जयचंद ने दिल्ली की सत्ता के लालच में मोहम्मद गौरी का साथ दिया और युद्ध में गौरी को अपनी सेना देकर पृथ्वीराज को हरा दिया। मगर युद्ध जीतने के बाद गौरी ने राजा जयचंद को भी मार दिया और उसके बाद गौरी ने कनौज और दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों पर कब्जा कर लिया। जयचंद ने सिर्फ पृथ्वीराज को ही धोखा नहीं दिया बल्कि समस्त भारत को धोखा दिया, क्योंकि गौरी के बाद देश में इस्लामिक आक्रमणकारी हावी होते चले गए थे। 2. मानसिंह। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप में कौन अधिक महान, इस पर चर्चाएं कितनी भी हो सकती है। वहीं उनके समकालीन राजद्रोही मानसिंह और जयचंद के बीच भी गद्दारी की क्षमता में मुकाबला कड़ा मिलेगा। एक तरफ जहां महाराणा प्रताप संपूर्ण भारतवर्ष को आजाद कराने के लिए दर दर भटक रहे थे और जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाकर देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहीं मानसिंह मुगलों का साथ दे रहे थे। राजा मानसिंह मुगलों के सेना प्रमुख थे और वे आमेर के राजा थे। यही नहीं, महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में वो मुगल सेना के सेनापति भी बने थे, मगर महाराणा ने मानसिंह को मारकर उसकी गद्दारी की सजा उसे दी थी। मानसिंह की गद्दारी के कारण एक बार महाराणा इतने घायल हो गए थे कि उन्हें बचकर जंगलों में काफी समय गुजारना पड़ा था, मगर इस दौरान एक वीर योद्धा की तरह उन्होंने अपने अंदर ज्वाला जलाए रखी थी। उन्होंने घास की रोटी तक खानी पड़ी, मगर उनके अंदर अकबर के साथ मानसिंह को लेकर भी ज्वाला भभक रही थी। बस जब वो योजनाबद्ध तरीके के साथ जंगल से बाहर आए और अपनी सेना को इकट्ठा कर फिर से युद्ध किया तो उन्होंने हल्दी घाटी में अकबर को पटखनी दे दी, जिसके बाद अकबर कई साल तक छिप कर रहा था। 3. मीर जाफर। मीर कासिम, टीपू सुल्तान और मीर सादिक। वैसे तो किसी को गद्दार कहने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथी काफी है, मगर मीर जाफर कहना भी कम नहीं होता है, क्योंकि उसी के राज को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत माना जाता है। मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद से बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर जाफर ने अपने ही राजा सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और भारत में अंग्रेजों की पूर्ण नींव रखी थी। मीर जाफर वर्ष 1757 से 1760 तक बंगाल के नवाब रहा था। माना जाता है कि इसी घटना के बाद भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना की शुरुआत माना जाता है, मगर मीर जाफर को हटाने के लिए अंग्रेजों ने एक और गद्दार का सहारा लिया, वो था मीर कासिम। मगर मीर कासिम जब तक समझ पाता कि उसने अंग्रेजों का साथ देकर गलती की, तब तक उसे भी मार दिया गया। मीर कासिम को 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मार गिराया। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत का औरंगजेब था। वो हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करता था, मगर हर बार की तरह एक इस्लामिक शासन में एक मुस्लिम द्वारा ही खंजर घोंपने की प्रथा जारी थी और मीर सादिक नामक उसके एक मंत्री ने अंग्रेजों का साथ देकर उसके साथ गद्दारी की और दक्षिण भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, क्योंकि मीर सादिक को अंग्रेजों ने आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया। 4. फणींद्रनाथ घोष। वैसे इस कड़ी में फणींद्रनाथ घोष नामक उस गद्दार का नाम सबसे ऊपर माना जाएगा जिसने सैंडर्स वध कांड और असेंबली बम कांड में भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी और इसी गवाही के आधार पर भगत सिंह
राजगुरु एवं सुखदेव को आरोपी बनाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। फणींद्रनाथ घोष ने ही सरकारी गवाह के तौर पर पंडित आजाद के शव की शिनाख्त की थी, लेकिन घोष की गद्दारी से गुस्साए भगत सिंह के साथी जो जेल में डाल दिए गए, योगेंद्र शुक्ल व गुलाब चंद्र गुलाली 1932 में दिवाली की रात खुफिया तरीके से भाग निकले। जेल से निकलते ही उन्होंने गद्दार फणींद्रनाथ घोष को सजा देने की कसम खा ली। इस कसम को पूरा किया योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल ने, जिसने खुदी से घोष को मार डाला। वार इतने जानलेवा थे कि घोष चीखे मारता जमीन पर लौट गया। बेतिया अस्पताल में करीब सप्ताह भर जिंदगी व मौत के बीच जूझते हुए फणींद्रनाथ घोष की कहानी खत्म हो गई। बेशक बैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर पुल के सोनपुर वाले छोर से गिरफ्तार कर लिए गए और फांसी पर लटका दिए गए, मगर वे अपना काम बखूबी कर चुके थे। 5. कांग्रेस गद्दारी की बात हो और भारत की सबसे पुरानी पार्टी को भूल जाएं, ऐसा असंभव है। कोई एक नेता की बात हो तो नाम लिया जाए, मगर जिस पार्टी के नेताओं ने समय समय पर देश और हिंदुओं की पीठ में खंजर घोंपा, उसमें किसी एक व्यक्ति का नाम लेना बाकियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए 1885 में स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस के नेताओं का इतिहास दागदार रहा है, जिसमें नेहरू से लेकर गांधी तक सब नेताओं के दामन हिंदुओं और देशवासियों के खून से सटे हुए हैं। कांग्रेस की देश को जो देन है वे मुख्यतः यह है: 1. 1947 में देश विभाजन, 2. कश्मीर समस्या और 3. 1962 में चीन से लड़ाई में भारत की पराजय। देश के बंटवारे वाले प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर नेहरू के थे। सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी पर चुप्पी साधने वाले नेहरू थे और इतिहास में कहा तो ये भी जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को यदि किसी ने छल से मरवाया तो वे नेहरू ही थे, क्योंकि माना जाता है कि अंत समय में आजाद नेहरू से ही मिले थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया और जिसके बाद उन्हें खुद को गोली मारनी पड़ी। !